Good morning, guys. In today's video, we will be solving physics past paper O levels. हम मई जून 2021 का 1 घंटे का पेपर जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे। इसमें 40 एमसीक्यूज होते हैं, मगर हम एक वीडियो में आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। हम अभी शुरू के 10-13 एमसीक्यूज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो let us start. The first MCQ says that a student determines the circumference of a football. आपको पता होगा circumference किसे कहते हैं? Circumference हम पूरी जो लेंथ होता है, जो सर्कल का पैरामीटर होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम circumference कहते हैं। और फुटबॉल, और आपको फुटबॉल भी आप खेलते ही होंगे ज़रूर। तो एक फुटबॉल का सर्कमफेरेंस को मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट्स गिव अ रीडिंग दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द फुटबॉल? हम कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोमीटर का, रूलर का या टेप का। कैलिपर्स आपको पता होगा, वर्नियर कैलिपर्स कितना माइन्यूट, कितनी छोटी चीज़ का सर्कमफेरेंस मेजर करता है। कैलिपर भी तो मैं गोल चीज़ को मेजर करता है, उसका सर्कमफेरेंस। वहाँ वो किसी बीट को मेजर कर लेगा, उसकी प्रिसिशन बहुत ज़्यादा होती है और उसकी मैं बड़ी चीज़ों में नहीं मेजर करता। आपने ज़रूर इसको फिजिक्स लैब में देखा होगा, क्योंकि उसकी जो वो होती है, एक्यूरेसी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है और स्लो होती है। और छोटी चीज़ों को मेजर करता है। फुटबॉल आप सोचिए कितनी बड़ी होती है, कैसे मेजर करेगा? इतनी सी जगह में फुटबॉल थोड़ी आ जाएगा, नहीं आ सकता है ना। वैसे ही माइक्रोमीटर तो और छोटी चीज़ों को मेजर करता है, उसकी प्रिसिशन तो और ज़्यादा है। एक्यूरेसी जो है 0.01 मीटर है। तो कैसे मेजर कर पाएगा? नहीं कर सकता। रूलर रूलर आप का आर्ट्स में इस्तेमाल करते होंगे, आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं, मगर रूलर का क्या वो है, डिसएडवांटेज ये कि वो एक सीधी चीज़ को मेजर करता है। क्या बॉल कभी सीधी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम फाइनली आते हैं टेप के ऊपर। आपने ज़रूर अपने घरों में इंची टेप देखा होगा, और आप उसको जगह जगह में इस्तेमाल भी करते होंगे। वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी कर्वेचर या किसी भी बड़ी चीज़ को आराम से मेजर कर सकते हैं, और उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वी विल, सिंस इट इज़ अ बॉल, बॉल आपने देखी होगी, बॉल है। अब इसको यूं करके आप घुमाएंगे टेप से ना, और आपको उसकी लेंथ पता चल जाएगी, सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा बॉल का। सो द करेक्ट आंसर इज डी। वी विल यूज टेप फॉर मेजरिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ अ फुटबॉल। सो आप एक दिन ये ट्राई करके देखिएगा, प्रैक्टिकल करके। सो लेट अस गो ऑन द सेकंड क्वेश्चन नाउ। दूसरा सवाल बोलता है, अ कॉइन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, यानी एक जगह रेस्ट में, एक टेबल में रखा हुआ है कॉइन, यानी आपकी स्टडी टेबल में या डाइनिंग टेबल में, कोई सी टेबल में आपका एक कॉइन रखा हुआ है, और उसको आप धक्का देकर गिरा देते हैं, ठीक है। रेस्ट टू द एयर एंड इवेंचुअली रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड, यानी एक कांस्टेंट स्पीड में वो जब गिरता है तो एक कांस्टेंट स्पीड में आ जाता है। द जो उस कॉइन के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, पी और एक क्यू। देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइन ड्यू टू द टू फोर्सेस पी एंड क्यू शोन इन द डायग्राम। जैसे आप डायग्राम में दो फोर्सेस देख सकते हैं, पी जो कि ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा है और एक क्यू जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके, what happens to force P and what happens to the resultant force before the coin reaches constant speed? ओके, सब सवाल को गौर से पढ़ें हम। A coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. ये आप constant speed का क्या मतलब होती है? आपने फोर्स की कंडीशंस पढ़ी होंगी। फोर्स किसी मास में लगता है, आप किसी चीज़ को धक्का देंगे तो वो आगे मूव करेगा। तो हम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, F इजिकल टू ma। जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी आपकी ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई रेट ही नहीं है वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी स्पीड खुद ही ज़ीरो है
तो उसका क्या आप कितने क्या रेट मालूम करेंगे? वो ज़ीरो ही होगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो ही होगा। एफ इज इक्वल टू एम है, यानी एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो एफ इज इक्वल टू ऑल्सो ज़ीरो। सो द रिजल्टेंट फोर्स जो आपका है, ये जो लिखा हुआ है बारीकी से देखिएगा, फोर्स की बात नहीं कर रहा, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है आखिर में जो फोर्स उसमें लगता है वो ज़ीरो के बराबर होगा। जब फोर्स ज़ीरो के बराबर होगा, जो पी और क्यू का फोर्स बराबर है, आप देखें पी का डायरेक्शन अपवर्ड से ऊपर की तरफ, क्यू का डायरेक्शन डाउनवर्ड से, यानी बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी जो एरो का जो डिस्टेंस है, जितना लंबा एरो है वो दोनों का इक्वल है, यानी P इज इक्वल टू क्यू। जब P इक्वल टू क्यू, so the resultant force become constant having a constant speed. So P कौन सा फोर्स है आप बता सकते हैं मुझे? P है एयर रेजिस्टेंस, जो उसके एयर रेजिस्टेंस है, जो को मैं इसको एयर ए से इसको नेम दे रही हूँ, और Q है वेट है इसका। ओके, Q इज द वेट एंड P इज द एयर रेजिस्टेंस। जब A और W बराबर होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड आती है। और जब कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते हैं? जब चीज़ गिर रही होती है और एक स्टेबल एक ही रेट से गिर रही होती है तो हम उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब सवाल क्या पूछता है, देखते हैं। What happens to force P and what happens to the resultant force before the coin reaches constant speed? यानी वो constant speed से पहले क्या होगा फोर्स के साथ और जो एक्टिंग फोर्स के साथ, जिसकी वजह से constant speed आपने रीच की है। So P is the air resistance and Q is the weight. Okay, weight हमेशा constant रहता है सवाए उसका कितना फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है बॉडी का, दैट इज वेट ना। सो वेट इज कांस्टेंट। अब एक चीज गिर रही है, उस वो नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि वो ऊपर क्यों नहीं जा रही? वो ऊपर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ऊपर का जो फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस है वो वेट के मुकाबले में कम फोर्स है। ओके, जब शुरू में क्या है, एयर रेजिस्टेंस लो है और वेट का फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कॉइन है वो एक स्पीड के साथ नीचे जा रहा है, यानी जो वेट इज एक्टिंग ऑन द कॉइन कॉजिंग इट टू मूव डाउन एट एन इंक्रीजिंग स्पीड। वहाँ फिर क्या होता है, एक ये स्पीड से गुजर रहा है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड आ जाती है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, यानी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, लाइन जो होती है फ्लैट हो जाती है। तो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाती है, यानी जो ए और डब्ल्यू आपके बराबर होंगे। सो जब ए आपका इंक्रीज होगा और डब्ल्यू डिक्रीज होगा बाद में, डब्ल्यू कांस्टेंट रहता है मगर ए इंक्रीज हो गया तो ए डब्ल्यू के बराबर हो गया, यानी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। यानी जो आपका एयर रेजिस्टेंस यानी जो आपका फोर्स पी है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कौन से ऑप्शन है आपके पास, सी एंड डी। अब हम आते हैं रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर। रिजल्टेंट फोर्स शुरू में कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होते होते फिर वो ज़ीरो में चल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी वो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रहा है, एक स्पीड के साथ जाते जाते तेज स्पीड से जा रहा है, फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड में आके रुक जाता है, यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी के पॉइंट में आकर रुक जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। सो दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। जब ए और डब्ल्यू यानी एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर होते हैं और जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, सो यू रीच आवर टर्मिनल वेलोसिटी। So resultant force will decrease and the force P यानी air resistance will increase. So इसका आंसर 2C होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये फोर्स की बात की जा रही है। The diagram shows the force acting on 4 identical solid blocks. Each arrow represents a force of 20 न्यूटन। ये जो एरोस हैं सारे वो 20 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करें। Which blocks are in equilibrium?
अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम वो होता है जो अपोजिट फोर्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होता है। देखें दोनों सारे एरोस एक ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सारे एरोस की जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है 20 न्यूटन्स के बराबर। अब सवाल है डायरेक्शन का। हमारी क्या हमारी दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम। एक तो डायरेक्शन अपोजिट हो और फोर्स जो हो सबका बराबर हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, इक्वल हो। यानी एक जाने फोर्स ज्यादा है और एक जाने फोर्स कम, ऐसा ना हो, दोनों जाने फोर्स इक्वल हो। सो फोर्स तो इक्वल है सब में। अब डायरेक्शन हम देखते हैं। पी में फोर्स एक एरो एक रस्सी इसको इस तरफ से खींच रही है, एक रस्सी इसको इस तरफ से खींच रही है। अब देखें आप अगर दोनों तरफ से रस्सी को खींचें तो आप कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो ये पी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब क्यू में आते हैं। क्यू आपको ऊपर की तरफ से खींच रहा है और इधर नीचे की तरफ से। सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर ये वाला एरो इस तरफ होता तो ये आंसर सही होता है, या इस तरफ होता तो हमारा आंसर सही होता, मगर ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये हम क्रॉस करते हैं। अब आर आर में एक ऊपर की तरफ फोर्स है, एक नीचे की फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हमारा हो सकता है। एस में दोनों ही नीचे की तरफ इसको धक्का दे रही है, यानी रिजल्टेंट फोर्स तो आपका 40 न्यूटन हो जाएगा, ना ही आपका मैंने मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो या इक्विलिब्रियम में वो पहुंचे। यहाँ पर 20 न्यूटन ऊपर की तरफ, 20 न्यूटन नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो जो इक्विलिब्रियम में जो दो हैं बॉक्सेस वो पी एंड आर है, तो इसका आंसर 3A होगा। होपफुली आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन 4। अ स्टूडेंट लिस्ट 3 चेंजेस दैट अफेक्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार। यानी आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपको उसको स्टॉप करना है, तो आप स्पीड ब्रेकर लगाते हैं। जब आप ब्रेकिंग का सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, वे चेंज और चेंजेस इंक्रीज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी आप कितने देर में गाड़ी को रोक सकते हैं, क्या चेंजेस की वजह से जिसकी वजह से आपकी गाड़ी देर पर जाकर रुके, यानी फौरन रुकने के अलावा देर से रुके। जब फोर्स आप इंक्रीज करेंगे ब्रेकिंग फोर्स, तो जाहिर सी बात है जल्दी गाड़ी आपकी रुक जाती है। यानी आप जितना ज़्यादा फोर्स से पाँव दबाएंगे ब्रेक में, उतनी जल्दी आपकी गाड़ी स्टॉप होगी। उतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट, गाड़ी के अगेंस्ट, के वो स्टॉप हो जाए। जब टायर और रोड के दरमियान जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो गाड़ी को ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी चलने के लिए आगे, तो इससे क्या होगा, जो ब्रेकिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, इससे भी डिक्रीज होगा, इससे भी डिक्रीज होगा। फ्रिक्शन जब रगड़ ज़्यादा होगी गाड़ी और उसकी, जब रगड़ ज़्यादा होगी गाड़ी और रोड की, तो फिर आप जल्दी स्टॉप हो जाएंगे। एक स्लिपरी फोर्स में ज़्यादा स्पीड में चलना आसान होता है बेनस्बत एक रफ सरफेस के ऊपर। जब आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज़ से चल रही होगी, यानी अगर हाईवे में आपकी गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको ज़्यादा देर से रोकना पड़ेगा बेनस्बत 50 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। सो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा टाइम आपको रोकने में लगेगा। सो अगर इंक्रीजिंग द स्पीड से आपकी जो गाड़ी देर से रुकेगी। सो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी सिर्फ 3 से, यानी जब स्पीड ज़्यादा होगी तो गाड़ी को ज़्यादा टाइम लगेगा रुकने के लिए। Now we go to question 5. The diagram shows a satellite orbiting a planet at a steady speed. यानी एक कांस्टेंट स्पीड में एक सैटेलाइट एक प्लेनेट के इर्द गिर्द, जैसे आप देख रहे हैं, सर्कल में घूम रही है। In which direction does the resultant force act on the satellite?
ओके, स्टेडी स्पीड हमेशा याद करें, किसी भी सवाल में फोर्स फोर्स के रिलेटेड किसी भी सवाल में स्टेडी स्पीड आए तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो जीरो के बराबर होता है, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। सो ये जो सैटेलाइट मूव कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है? सर्कुलर डायरेक्शन में, यानी ए बी और डी इज इक्वल फोर्स which are cancelling out each other, so the resultant force is become अब दिस डायरेक्शन जीरो, यानी ये कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। सो अगर आप और इस साइड से देखें तो बराबर है दोनों। सो ये कट ऑफ हो गया है, तो ये दोनों फोर्स के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे एज अ रिजल्टिंग फोर्स। अब ये मूव कर रहा है एक प्लेनेट के अराउंड। अब प्लेनेट जो है इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। ये जो प्लेनेट है ये सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सेंट्रल मोशन पढ़ा होगा। सो ये जो प्लेनेट है इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू इट्स मास, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। सो जो ए फोर्स एक्ट हो रहा है इस सैटेलाइट पर, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट इस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूम रही है। सो ए इज द फोर्स। सो होपफुली आज हमने फर्स्ट 5 MCQs ऑफ द CAIA फिजिक्स पास पेपर्स किए हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम आगे चलेंगे। टोटल 40 MCQs होते हैं जो कि आपको 1 घंटे में करना होता है। यह तो आसान, मगर जब आप इसको डिटेल समझ के करेंगे तो टाइम लगेगा। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे ऑल द 5 MCQs। उस वक्त के लिए